हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एबीजी एनालिसिस का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एबीजी एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उनकी नॉर्मल वैल्यू होती है और इसके अलावा उसकी मैकेनिज्म क्या क्या होती है। एबीजी एनालिसिस करने के लिए एलन टेस्ट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे पॉइंट्स हैं जो एबीजी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपलिंग अ स्पेशली डिज़ाइन हेपेरिनाइज सिरिंज। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वो हेपेरिनाइज्ड होनी चाहिए। अब आपको ये तो पता है कि हेपेरिन का यूज़ क्या है। हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, तो एंटी कोगुलेंट एक तरीके से होता है वो। इसके अलावा हम क्या ध्यान देंगे, टाइप ऑफ सिरिंज। टाइप ऑफ सिरिंज की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया कि प्री हेपेरिनाइज होनी चाहिए। इसके लिए हम प्लास्टिक सिरिंज यूज़ कर सकते हैं और ग्लास सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो उसका साइज होगा वो 1 ml टू 3 ml इन वॉल्यूम में होगा, जबकि हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो 3 ml की सिरिंज ही यूज़ करते हैं, जो आप अपनी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। निडल साइज़ की अगर हम बात करें तो निडल का साइज़ कितना हो जाए, 22 टू 25 गेज होना चाहिए और जो निडल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1/2 इंच टू 1 इंच उसकी लेंथ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो क्या हमें ध्यान देना है, द सिरिंज मस्ट बी हेपेरिनाइज्ड। जैसा मैंने पहले बता रखा है कि सिरिंज हेपेरिनाइज्ड होनी चाहिए। द सिरिंज शुड बी एयर टाइट, और सिरिंज कैसी होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए। इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि हम जो भी ब्लड विड्रॉ करेंगे एबीजी एनालिसिस से, उस ब्लड को हम किस वायल में स्टोर करेंगे। तो दो तरीके के वायल आते हैं ब्लड को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब आती है जो आप ये देख सकते हो, और दूसरे में क्या हमें देखने को मिलते हैं, लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब देखने को मिलती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो जो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर हमें सोडियम हेपेरिन देखने को मिलता है, और जो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर में लिथियम हेपेरिन देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और हम डार्क ग्रीन ट्यूब कब यूज़ करेंगे और कब हम लाइट ग्रीन ट्यूब यूज़ करेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी डिस्प्ले पे कि अगर सोडियम हेपेरिन हमने वायल में डाल रखा है तो उसके अंदर हम एबीजी सैंपलिंग करते हैं। तो याद रखिएगा कि एबीजी सैंपलिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सोडियम हेपेरिन यूज़ होता है। और इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स, जिसको हम क्रोमोसोमल स्टडी बोलते हैं, तो क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हेपेरिन का ही यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है लिथियम हेपेरिन आता है। लिथियम हेपेरिन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने होते हैं या एलएफटी करना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज और लिपिड। इन चीज़ों को अगर हमें ब्लड में एग्जामिन करना रहता है तो हम लिथियम हेपेरिन सिरिंज ही यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 7.35 टू 7.45। PCO2 कितना था, 35 टू 45। PO2 कितना था, 80 टू 100। और HCO3 कितना था, 22 टू 26। तो ये जो आपका पीएच है अगर वो डिक्रीज़ होती है, अगर वो पीएच डिक्रीज़ होती है, अगर मान लेते हैं कि 7.35 से वो हो गई 7.15, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, पीएच कम हो रही है। तो अगर कहीं ऐसा होगा पीएच कम हो रही है तो वो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। अभी आप इस क्वेश्चन से मतलब छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि अगर कभी 7.15 अगर होगा तो वो एसिडिक होगा, और यदि वो इंक्रीज़ होगी पीएच हमारे पास 7 पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पे 76 हो गई, तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है। पीएच अगर इंक्रीज़ होगी तो वो कौन सा मोड दिखाएगा, अल्कलोसिस मोड दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, अल्कलोसिस। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये याद रखिएगा कि अगर पीएच का वैल्यू कम होगी तो वो एसिडिक मीडियम होगा, और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा। और पीएच हमें बताएगी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो हमारी पीएच होगी वो हम रिस्पॉन्सिबल है किसको दिखाने के लिए, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। पीएच का अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारे पास में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, HCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, और जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक। तो अगर मेटाबॉलिक का पार्ट देखें तो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HCO3। अगर HCO3 का जो वैल्यू है वो कम होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और अगर HCO3 की वैल्यू बढ़ेगी या वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो मोटे मोटे तौर पे हमने दो चीज़ें सीख ली हैं कि अगर
पीएच घटेगी बढ़ेगी तो रिस्पायरेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर HCO3 बाइकार्बोनेट घटेगा या बढ़ेगा तो वो मेटाबॉलिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है कि पीएच किसी पेशेंट की जो ब्लड एबीजी की वैल्यू आई है वो पीएच कितनी है, वो 7.39 है, और PaCO2 उसका कितना है 44 है, और HCO3 कितना है 26 है। तो अभी हमको इसमें बताना कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, या नॉर्मल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पीएच क्या है, नॉर्मल है। पीएच कैसी है, नॉर्मल है। और वहीं पे हमारे पास PaCO2 भी क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 35 to 45, यहाँ पे कितना है 44 है। और यहाँ HCO3 की बात करें तो ये भी क्या है, नॉर्मल है। तो ये तीनों ही जो हमें वैल्यू दी गई है ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अ क्लाइंट हु इज फाउंड अनरिस्पॉन्सिव हैज ABG ड्रॉन एंड रिजल्ट इंडिकेट फॉलोइंग, पीएच इज 7.12, PaCO2 इज 90 mmHg एंड HCO3 इज 22। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे HCO3 क्या है, नॉर्मल है। HCO3 क्या है, नॉर्मल है। ये PaCO2 क्या है, एबनॉर्मल है। ये क्या है, एबनॉर्मल है। और 7.12 ये भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पीएच भी क्या है, एबनॉर्मल है, और हमारे पास PaCO2 भी क्या है, एबनॉर्मल है, और हमारे पास नॉर्मल कौन सा है, हमारे पास बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड। अब जहाँ पे कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड आ जाएगा तो यहाँ वहाँ पे वो मैकेनिज्म काम करेगी जो हमने इसके पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। सेकेंड क्या है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अनकंपनसेटेड, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। तो पहले हमारे पास HCO3 तो नॉर्मल है, इसका मतलब मेटाबॉलिक से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से जो मेटाबॉलिक के पॉइंट है उनको हम कट कर देते हैं। मेटाबॉलिक के हमने दोनों पॉइंट कम कर दिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। तो हमने इसके पहले आपको बताया था, जब मैकेनिज्म हमने आपको बताई थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था आप ये देखेंगे यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट क्या था, कंपनसेटेड, जहाँ पे पीएच नॉर्मल रहती है, PaCO2 एबनॉर्मल रहता है, और HCO3 भी क्या है, एबनॉर्मल रहता है। पर ऐसा तो कंडीशन है नहीं। सेकंड में हमने देखा कि सब कुछ एबनॉर्मल रहता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास HCO3 क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएच क्या है, एबनॉर्मल है, जो हमारे क्वेश्चन में एबनॉर्मल है। फिर मैंने कहा था PaCO2 या HCO3, इन दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल होगा और एक नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, एबनॉर्मल है, और ये भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अनकंपनसेटेड। कौन सी होगी, अनकंपनसेटेड। तो हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो ये क्या हो गई कि अनकंपनसेटेड। और अनकंपनसेटेड में कौन सा आएगा, हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। तो ये कट हो जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, क्योंकि ये थर्ड मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नर्स receive the ABG value of a client, the result indicate respiratory acidosis. Which of the following value would indicate that this एसिड बेस इम्बैलेंस एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द नर्स रिव्यू द ABG वैल्यू ऑफ अ क्लाइंट, द रिजल्ट इंडिकेट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। यहाँ वो खुद बता रहा है कि रिजल्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, इसका मतलब पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। जहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकती, क्या होगी, डिक्रीज होगी पीएच। तो पीएच 7.48 ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पीएच क्या है, इंक्रीज है। सेकेंड पॉइंट क्या है, PaCO2 ऑफ 32 ये भी नहीं हो सकता है। पीएच क्या है, 7.30 ये हो सकता है, और HCO3 ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, पीएच ऑफ 7.30। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द नर्स वुड एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ABG रिजल्ट इन अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अ प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अस्थमा अटैक। अब यहाँ पे डिजीज कंडीशन उसने दे दिया है और उसके ऑप्शन दिए हैं कि डिक्रीज PaCO2, इंक्रीज PO2 एंड डिक्रीज पीएच। सेकेंड उसने ऑप्शन दिया है कि इंक्रीज PaCO2, डिक्रीज PaO2 एंड डिक्रीज पीएच। थर्ड ऑप्शन उसने दिया है कि इंक्रीज PaCO2, इंक्रीज PaO2 एंड इंक्रीज पीएच। लास्ट ऑप्शन उसने दिया है कि डिक्रीज PaCO2, डिक्रीज PaO2 एंड इंक्रीज पीएच। तो ये चार ऑप्शन उसने हमें यहाँ पे दिए हैं।
अब हमें ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आप अस्थमा की कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे पेशेंट के एयरवे क्या हो जाते हैं, नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग उसकी नहीं हो पाती। तो जब प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं होगी तो सिंपल सी बात है उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो लेवल होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। और CO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीएच जो ऑक्सीजन का लेवल होगा कम होगा और CO2 क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमें इसमें से आंसर निकाल के बताना है हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, डिक्रीज PaCO2, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि PaCO2 क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। PaCO2 क्या होगा, बढ़ेगा, और PaCO2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इंक्रीज्ड PaCO2, डिक्रीज PaO2 एंड डिक्रीज पीएच। हाँ ये सही है क्योंकि यहाँ पे PaO2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पीएच भी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द राइट आंसर। रेस्ट ऑफ जो दो ऑप्शन आप देख सकते हो वो दोनों क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पीएच इंक्रीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ABG एबनॉर्मलिटी शुड द नर्स एंटिसिपेटेड इन द क्लाइंट विद द एडवांस COPD। तो COPD भी सेम वही कंडीशन है। COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें दो डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकंड वन क्या देखने को मिलता है, एम्फाइसमा देखने को मिलता है। तो COPD की कंडीशन में भी क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती है, एयरवे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पीएच क्या होगी, फॉल डाउन होगी, पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, पीएच डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इंक्रीज PaCO2, इंक्रीज PaO2, इंक्रीज पीएच या इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि पीएच तो इंक्रीज होगी ही नहीं, है ना, और पीएच न तो PaO2 इंक्रीज होगा ना ही पीएच भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज्ड PaCO2। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, घटेगा। और ये कंडीशन कैसी है, जहां पर ऑक्सीजन का लेवल घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही देखने में बड़ा लग रहा है, पर आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर उसके बाद में उसका आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिगरेट वेंडर वॉज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल आफ्टर शी फेल इनटू द ग्राउंड एंड हर्ट हर लेफ्ट लेग। शी इज नोटेड टू बी द tachycardia and tachypnea. Painkiller were carried out to lessen her pain. Suddenly she started complaining that she is still in pain and now experiencing muscle cramp, tingling and paresthesia. ये तो कंडीशन हो गई। अब हमें देखना है कि मेजरमेंट्स क्या क्या हमारे पास, वैल्यू क्या क्या दे रहे हैं। पीएच इन्होंने कितना दे रखा है, 7.6। पीएच क्या है, एबनॉर्मल है। पीएच कैसी है, एबनॉर्मल है, क्योंकि इंक्रीज्ड है, पीएच बढ़ी हुई है। PaO2 भी क्या है, एबनॉर्मल है, ये भी क्या है, बढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे हम देखेंगे PaCO2 हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, ये घटा हुआ है। ये क्या है, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, ये भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, HCO3, जो इसकी वॉल्यूम कितना 25, जबकि इसका नॉर्मल कितना होता है 22 to 26 होता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। घबराइएगा नहीं, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि HCO3 नॉर्मल है, बाकी पीएच उसकी क्या है, एबनॉर्मल है, और साथ में उसका कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल है। तो हमने क्या कहा था कि जहाँ पर दो कंडीशन एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल है और PaCO2 या HCO3 में से कोई एक एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनकम्पनसेटेड। अब फ्लैशबैक में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, हमने बता रखा है कि ऐसी कोई कंडीशन जहां पर पीएच एबनॉर्मल है और PaCO2 या HCO3 में से कोई एक एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अनकम्पनसेटेड कहलाएगी। अब नेक्स्ट, HCO3 नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक तो हो ही नहीं सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि HCO3 क्या है, नॉर्मल है, ये दिमाग में रखिएगा। तो मेटाबॉलिक के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम काट देते हैं। हमने दोनों ऑप्शन काट दिए, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, जिसमें से हमने क्या कहा, पहला क्या है कि रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, सेकेंड क्या है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। अब पार्शियली कंपनसेटेड में सारी तीनों वैल्यू क्या होती थी, एबनॉर्मल होती थी। एबनॉर्मल 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 कौन कौन सी, पीएच भी क्या होती थी, एबनॉर्मल होती थी, साथ में PaCO2 भी क्या होता था,
एबनॉर्मल होता था और साथ में HCO3 भी क्या होता था, एबनॉर्मल होता था। पर ये तो कंडीशन है नहीं यहाँ पे ये तो नॉर्मल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड। इसका राइट आंसर क्या है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, क्योंकि पीएच क्या है, बढ़ी हुई है, तो किधर को जाएगा, अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, और कौन सी, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि क्लाइंट्स ABG रिजल्ट आर एज फॉलोज, pH 7.16, PaCO2 80 mmHg, PaO2 46, और लास्ट हमारा क्या दे रखा है, SCO3 क्या है 24। फिर यहाँ पे क्या है 24, ये क्या है, नॉर्मल है, ये कैसा है, नॉर्मल है। pH क्या है, एबनॉर्मल है, pH क्या है, कम है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड तो उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म को हटा देंगे। यहाँ पे हमारे पास उसने नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, तो हमारे पास pH क्या है, एबनॉर्मल, pH क्या है, कम है, और CO2 क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब कंडीशन किधर की तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ। किधर जाएगी, एसिडोसिस। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर HCO3 नॉर्मल है तो मेटाबॉलिक के ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए, मेटाबॉलिक से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। अब pH क्या है, कम है, तो ये कंडीशन किधर की तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ। किधर जाएगी, एसिडोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, और रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे दे रखा कि क्लाइंट ABG रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ क्लाइंट कंटिन्यू टू हाइपोवेंटिलेट, नर्स विल कंटिन्यूसली असेस फॉर अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। अगर एक पेशेंट हाइपोवेंटिलेट है तो हमको समझ में आता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं वो ले पा रहा है, इनहेल एक्सहेल प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, pH क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो कैसा मीडियम आएगा, एसिडोसिस। कैसा मीडियम आएगा, एसिडोसिस, और कौन सा, रिस्पायरेटरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मेटाबॉलिक से कोई मतलब हमारा नहीं है, और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो नहीं सकता। ये तब होता जब pH की वैल्यू क्या होती, बढ़ी हुई होती, इंक्रीज होती। पर यहाँ पे क्या है, कम हो रही है, हाइपोवेंटिलेट हो रहा है। पेशेंट कैसा हो रहा है, हाइपोवेंटिलेट। ये कंडीशन क्या है, हाइपोवेंटिलेट, हाइपरवेंटिलेट नहीं, हाइपोवेंटिलेट। तो इसलिए वो क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट द क्लाइंट pH इज 7.25 एंड PCO2 इज 35 mm of Hg and HCO3 is 20 milli equivalent per liter. Which disturbance should the nurse identify based on the result? अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में pH क्या है, pH क्या है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और PCO2 क्या है, नॉर्मल है, PCO2 क्या है, नॉर्मल है, और HCO3 क्या है, ये भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है। अब HCO3 मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, मैंने कहा था मेटाबॉलिक के लिए। किसके लिए, मेटाबॉलिक। तो इसका मतलब अगर ये कम हो रहा है तो मेटाबॉलिक क्या होगी, एसिडोसिस होगी। तो उसमें क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर है। बाकी सारे क्या हैं, रॉन्ग आंसर हैं, ठीक है, क्योंकि pH भी कम हो रही है और साथ में HCO3 भी कम हो रहा है, बट PCO2 क्या है, नॉर्मल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने क्यों बोला, क्योंकि HCO3 का वैल्यू क्या है, कम है, और HCO3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। सो क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हु इज फाउंड अनरिस्पॉन्सिव हैज़ ABG drawn and result indicate following: pH 7.12, PCO2 is 90 mm of Hg and HCO3 is 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हमारे पास में क्या, ये तो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्या है, एबनॉर्मल है, और PCO2 भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो दो चीज़ें एबनॉर्मल है और एक चीज़ क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल का मतलब, अब यहाँ पर उन्होंने पूछा मैकेनिज्म डाल दी, कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है। तो अब ये तो मैं क्लियर हो गया है कि अगर HCO3 ये नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है, अनकम्पनसेटेड की कंडीशन होगी। कैसी होगी, अनकम्पनसेटेड। तो इसको तो काट देते हैं, ये दो तो कट गए हमारे पास। दो बचे हुए कि अनकम्पनसेटेड में कौन सा, मेटाबॉलिक या रिस्पायरेटरी। अब HCO3 क्या है, नॉर्मल है, इसलिए मेटाबॉलिक तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाए, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। बहुत ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमने समझा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कब हो सकता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब हो सकता है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कब हो सकता है।
होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई मैकेनिज़्म या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।